अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ नाइट। मैं हूं डॉक्टर सजाद बुखारी। नाज़रीन, बैनुल-अक़वामी लीडर की बैनुल-अक़वामी पज़ीराई का सिलसिला जारी है। वो बैनुल-अक़वामी लीडर जिसका ये दावा किया जाता था पाकिस्तान में कि न सिर्फ वो उम्मा का लीडर है बल्कि बैनुल-अक़वामी सतह पर वो एक ऐसी उभरती हुई शख्सियत है जिनका बड़ा कोई दाग नहीं है, बड़े पाक दामन है और पाकिस्तान के लिए न सिर्फ मौजू हैं बल्कि पूरी दुनिया में एक अपनी इनफरादी हैसियत रखते हैं। ये भांडा तब फूटा जब डेली मेल को मौसूल हुई बहुत सारी दरख्वास्तें और उन्होंने तफसीलात जारी की और मुख्तलिफ़ पेटिशन्स जो हैं जिसके ज़रिए ये तमाम तर मामलात सामने आए। और पेटिशनर्स का ये कहना था कि ऐसा शख्स जो कन्विक्टेड हो, जो मुजरिम हो, जो सज़ा याफ्ता हो, जो सज़ा काट रहा हो, उसको कैसे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का चांसलर लगाया जा सकता है। दूसरी जानिब आज मुमताज़ बरतानवी अखबार द गार्डियन में शाया होने वाले उस मजमून जिसमें बानी पीटीआई को तालिबान दोस्त करार दिया, ये बात तो द गार्डियन ने बाद में कही है। अरसे दराज से यहाँ पे ये बात होती आ रही है। कभी तालिबान खान का नाम दिया गया और उसके साथ साथ उन्होंने हमेशा उन दहशत गर्दों को जिन्होंने हमारे मासूम निहत्ते बच्चों को, यानी जिनको हम फरिश्तों के साथ मंसूब करते हैं, आर्मी पब्लिक स्कूल के बच्चों को, 80,000 अफराद जिसमें हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, पैरा मिलिट्री फोर्सेज हैं, जिसमें ख़वातीन हैं, बच्चे हैं, ना मज़ार छोड़े, ना स्कूल छोड़े, न मसाजिद छोड़ी, न तफरीगाहें छोड़ी। दहशत गर्दों को उन्होंने अपना कहा और कहा कि ये गैरों की जंग है, जिसके लिए हमने ऑपरेशंस किए, मुख्तलिफ ऑपरेशन, सवात ऑपरेशन है, राह निजात है, रद्दुल फसाद है, कॉम्बिंग, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन और इसके अलावा खैबर 1, खैबर 2 ऑपरेशन हमने किए। दुनिया के बहुत बड़े बड़े महाज और हमारी पेशा वराना जो सलाहियत है हमारी मुसल्लह अफवाज की, उन्होंने उसका लोहा मनवाया। लेकिन अचानक हमें पता चला कि वो लोग दोबारा से पाकिस्तान में दाखिल हो गए, अपने लोग थे जी, और उन्होंने जो फेंसिंग काटी वो सारा कुछ मंजर पूरी दुनिया ने देखा। उसके बाद उन्होंने वाइस चांसलर बनने का ख्वाब भी देखा, लेकिन उसका धड़न तख्ता हुआ, चूर चूर हुआ वो ख्वाब, शर्मिंदा ताबीर भी नहीं हुआ। उसामा बिन लादेन को शहीद कहने वाला दहशत गर्दी से इनकारी है, जबकि आलमी दुनिया उनको टेररिस्ट कहती है, दहशत गर्द कहती है। और ये बात कहीं और नहीं हुई, ये फ्लोर ऑफ द हाउस पे ये बात हुई है। तो इस हवाले से आज हम बात करेंगे कि द गार्डियन में छपने वाले मजमून पर कुछ जो नून लीगी रहनुमा है, यानी PMLN के रहनुमा है सेनेटर तलाल चौधरी साहब, उन्होंने भी अपना रद्द अमल दिया है और उन्होंने कहा बरतानवी अखबार के मजमून में जो सवाल उठाए गए हैं वो PTI रहनुमाओं के पास कोई जवाब भी नहीं है। 14 साल जेल में गुजारे तो क्या वो रोल मॉडल होगा? बहुत सारे सवाल उन्होंने भी उठाए हैं, इस पर हम बात करेंगे। इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बाबर गौरसी साहब, सीनियर साफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं। बहुत शुक्रिया बाबर गौरसी साहब। इन तमाम तर मामलात पर आपकी बड़ी गहरी नज़र है, ऑफ द रिकॉर्ड भी हमने इस पर काफ़ी बात की है। ये क्या हुआ जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का चांसलर बनने का ख्वाब था? ये तो बैनुल-अक़वामी दुनिया है, ये बैनुल-अक़वामी दुनिया में तो ट्रोल्स काम नहीं करते, बैनुल-अक़वामी दुनिया में झूठा प्रोपेगेंडा काम नहीं करता, बैनुल-अक़वामी दुनिया तो हक़ाइक़ पे चलती है जी। तो वो जो पेटिशनर्स हैं वो पेटिशनर्स भी पाकिस्तान के नहीं हैं, पूरी दुनिया से उन्होंने कहा कि एक डिक्लेयर्ड जो टेररिस्ट है उसको अगर शहीद जिन्होंने करार दिया, तालिबान को सपोर्ट करने वाला एक कन्विक्टेड बंदा, उसको अगर चांसलर बना दिया जाएगा तो क्या मुस्तकबिल होगा नौजवानों का? अच्छा, अब देखें कि जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है उसको दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ में शुमार किया जाता है, लेकिन ऑक्सफोर्ड कभी भी क्या कह सकते हैं आपके इस वक्त नंबर 1 नहीं है। नंबर 1 उससे दूसरी यूनिवर्सिटी भी, हार्वर्ड दुनिया में नंबर 1 है, MIT नंबर 1 है, इसके अलावा जो यूनिवर्सिटी ऑफ बार्कले है और बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि अभी भी ऑक्सफोर्ड जो है नंबर 1 पे नहीं है। लेकिन ठीक है, मतलब ऑक्सफोर्ड एक अच्छी यूनिवर्सिटी है, दुनिया की पुरानी तरीन यूनिवर्सिटी है और उसके चांसलर के लिए एक तरीक़ाकार है कि जो उसके चांसलर के लिए इलेक्शंस होते हैं। अब आप देखें जी, इलेक्शंस के लिए जो भी ऑक्सफोर्ड का ग्रेजुएट होगा वो उसमें एलिजिबल है, वो भी कोई भी हो सकता है, वो इलेक्शन लड़ सकता है। अभी आप देखें कि कभी इससे पहले इन्होंने क्यों नहीं इलेक्शंस में गए, ये चूँकि जेल में है और कागजात भी किसी और ने जमा कराए, और इसका एक ये स्टंट था कि जी किसी तरीके से मैं दुनिया के सामने आऊँ, क्योंकि ऑक्सफोर्ड के बहुत से पढ़े हुए दुनिया पे रूल कर रहे हैं, उसमें पॉलिटिशियन भी हैं, पाकिस्तान में बहुत सारे पॉलिटिशियन पॉलिटिशियन के अलावा उसमें बिजनेस मैन बहुत हैं। इसके अलावा जो दुनिया के बहुत से जो आप देखें गल्फ़ के जो
प्रिंस हैं, वो उसमें शामिल हैं, टॉप के लोग हैं जो रूल करते हैं दुनिया पे। अभी आप देखेंगे उन्होंने एक बाकायदा, जिस तरह आपने बात की है ना कि जो पटिशनर थे वो भी यहाँ के नहीं है, एक बाकायदा एक आप समझते हैं एक प्लानिंग करके ये कहा कि दुनिया को बताया जाए कि जी इमरान खान जो है इस वक्त बड़ा पॉपुलर है और वो जो है ऑक्सफोर्ड का इलेक्शन जीत सकता है। फिर ऑक्सफोर्ड का इलेक्शन जीतने के लिए तो आपको बहुत सी मेहनत करनी पड़ती है, आपको नीट क्लीन होना पड़ता है और एलिजिबिलिटी ऑफ कैंडिडेट के जो क्राइटेरिया है उस क्राइटेरिया पे पूरा नहीं उतरते। 62 और 63 पाकिस्तान वाली बात ना करें यहाँ पे, मैं एक बात कहता हूँ कभी भी चेंज हो सकता है, खैर वो हम कहीं और निकल जाएंगे। तो यहाँ पे तो वो बात है ही नहीं है। अब देखें कि द गार्डियन जो है वो अखबार है जिसको आप समझते हैं क्रेडिबल समझा जाता है। न्यूयॉर्क सर अगर हम कहें या ना कहें, ये बानी पीटीआई खुद कहते रहे हैं द गार्डियन के बारे में। गार्डियन जो है वो अच्छा अखबार है, बड़ा अखबार है। अब उन्होंने लिख दिया है और बहुत से सवालात उठा दिए। अभी आप देखें कि उनकी मेंटालिटी उन्होंने लिख दी है। और इमरान खान जब भी बात करते थे वो कहते थे जी तालिबान से जो है वो मुज़ाकरात होने चाहिए। इमरान खान जब भी बात करते थे वो कहते थे कि जी जो वहाँ पे हो रहा है वो गलत हो रहा है, इनसे मुज़ाकरात करने चाहिए और इनको कौमी दायरे में लाना चाहिए। उसामा बिन लादेन को उन्होंने शहीद करा दिया। और इसके अलावा अगर आप देखें तो इमरान खान की जो उन्होंने खवातीन के हवाले से जो मुतनाज़ा बयानात दिए, जी हाँ, तालिबान के हवाले से देखें, तालिबान उनकी तालीम के खिलाफ थे तो उन्होंने कहा तालिबान जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं। ये भी गलत बात थी क्योंकि ख़वातीन को भी वही राइट्स होने चाहिए जो कि मर्दों को हैं, तो इसलिए ये भी गलत बात थी। और दूसरा इसके अलावा अगर आप देखें तो उनकी सोच आप देखें एक दायरे की तक महदूद हो गई थी, दायरे से वो बाहर सोचते नहीं थे। वो ये समझते थे कि मैं दुनिया का नॉलेज मेरे पास है, इस्लाम का नॉलेज मेरे पास है, कॉर्पोरेट का मेरे पास है, क्रिकेट का मेरे पास है, कोई दुनिया की ऐसी चीज़ नहीं है जो वो समझते थे कि मेरे पास नहीं। आप देखें जब गार्डियन ने लिखा इसका इम्पैक्ट क्या है। आप देखें जो आपने बात की है, अगर यहीं पे किसी अखबार ने लिख दिया होता जो हमारे टॉप न्यूज़पेपर हैं और इंग्लिश या उर्दू में, तो आज आप देखते हैं कि उनके जो रिश्तेदार हैं, उनके जो ओनर्स हैं, उनके जो मुलाजमीन हैं, उनके खिलाफ बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा होता और बहुत सी तस्वीरें बाहर आ जाती, AI यूज़ करके बहुत सी ऐसी वीडियोज़ बना ली जाती कि उनको जो है वो उनकी करैक्टर असैसिनेशन की जाती, ख़वातीन की करैक्टर असैसिनेशन की जाती। आज गार्डियन ने लिखा है तो आप उसके खिलाफ कोर्ट में जाएं, कैथरीन के जाएं खिलाफ। कैथरीन बहुत बड़ी सहाफ़ी है, राइटर है, आप उसके खिलाफ क्यों नहीं जाते? आज शहबाज शरीफ साहब पे एलिगेशन लगी, वो कोर्ट गए और उन्होंने फिर माफी मांगी, रिवर्स हुआ। इसके अलावा नासिर भट्ट ने वहां पे एक पिटीशन की, उसको 7.7 मिलियन पाउंड जो है अदा किए गए। वहां पे तो इस तरह नहीं लिखा जाता। और यहाँ पे जो आप मर्जी लिख दें और छोटी सी तरदीद कर लें, वहां पे अगर आप समझते हैं तो बिल्कुल आप ठीक है, आप उनके पास जाएं कि जी हमारे खिलाफ लिखा गया ये सही नहीं है, तो फिर आपको पता चले। आप देखें गार्डियन ने पूरी तहकीक के बाद लिखा है और आपको पता भी है कि जितने भी हम लोग समझते हैं कि जी हम मुस्लिम हैं, हम सारी चीज़ें हैं, लेकिन जो भी जिसको हम गोरा कहते हैं, जो अंग्रेज़ हैं, वो क्यों चाहेगा कि एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री का बंदा आके हमारे ऊपर जो है वो चांसलर बन जाए और पूरी जिंदगी उसके ऊपर ये टैग अब तक मौसूल हुई हैं कि इसके लिए बाकायदा लॉबिंग की गई है कि तो लॉबिस्ट फर्म हायर करना एक अलग सवाल है। वो हमेशा, लेकिन ज़ेब गोल्डस्मिथ जो है कह रहे हैं कि वो इसके लिए प्रॉपर जो है लॉबिंग करते हैं। वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो जितनी भी लॉबी है वहाँ पे ज्यूज लॉबी, उसका काम सिर्फ और सिर्फ ये है कि किसी तरीके से को सपोर्ट किया जाए, क्योंकि उनके एजेंडाज हैं। वो क्या चाहते हैं कि पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज किया, रीलॉन्च। अच्छा, उसके बाद वो चाहते हैं पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर पावर है, इसको किसी तरीके से साथ नौज़बिल्ला ख़त्म करने की कोशिश की जाए। अच्छा, पाकिस्तान की आर्मी को कमज़ोर किया जाए, पाकिस्तान के इदारों को कमज़ोर किया जाए, पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनको कमज़ोर किया जाए, पाकिस्तान की इकॉनमी को कमज़ोर किया जाए, पाकिस्तान की सरहदों को कमज़ोर किया जाए। वो इसके लिए तमाम लॉबिंग कर रहे हैं और उन्होंने इमरान खान को सामने रखा हुआ है, उसके कंधे पर ये तमाम चीज़ें करके ये करना चाह रहे हैं और वो यूज़ हो रहे हैं, बल्कि उनको ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए, अच्छा, पीटीआई के हवाले से एक चीज़ और भी यहाँ पे बड़ी अहम है कि बरतानी अखबार ने कहा है कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर की मुद्दत 1 दिहाई के लिए होती है, 10 साल उसकी मुद्दत होती है और उनको पूरे साल खुद दस्तयाब होना होता है। देखिए, मैं यही बात करने लगा था, टेक्निकली अगर आप देखें तो ये तो वहाँ पे रह ही नहीं सकते, पॉलिटिशियन है इनका काम, और दूसरा ये जेल में है। और दूसरी बात ये है कि जितने इनके ऊपर सिंबॉलिक चांसलर बनना चाह रहे हैं, सिंबॉलिक बनना चाह रहे हैं, जितने इनके ऊपर केसेस हैं, अगर उन केसेस का ये आप जायजा ले लें तो केसेस से ये रिहा नहीं हो पाते, क्योंकि इनको तो ऑलरेडी जो है 14 साल की सजा हो चुकी है। 190 मिलियन पाउंड 150 के करीब तो इनके ऊपर मुकदमात है। तो अगर 150 को आप 6-6 महीने भी करें तो
फिर भी इनकी सजा जो है 90 साल बनती है जाके। तो 90 साल में तो अभी एज भी उनकी जो है 70+ है। तो आप देख लें कि ये एक स्टंट था, पॉलिटिकल स्टंट था, और इन्होंने खेला बड़े मुनज़्ज़म तरीके से, लेकिन गार्डियन ने आज इनको बेनकाब कर दिया। अच्छा, ये सेंटीमेंट के हवाले से हम हमेशा बात करते थे कि सेंटीमेंट का इस्तेमाल होता है, इसको भी एज ए सेंटीमेंट इस्तेमाल करने की, इंजेक्ट करने की कोशिश की गई वाया सोशल मीडिया। जी जी। आपको नहीं लगता कि सेंटीमेंट जो है वो भी बतदरीज जो है और पॉपुलिस्ट जो मूव एक चलाने की कोशिश की गई, उसका डाउनफॉल अब होते हुए नजर आ रहे हैं? लोग इदराक कर गए हैं कि सोशल मीडिया इज समथिंग एल्स, रियलिटी इज समथिंग एल्स। देखिए, जो इसने तमाम चीज़ें की हैं, चूंकि डिजिटल मीडिया का दौर है और डिजिटल मीडिया आजकल हर एक के हाथ में है, वो अनपढ़ है या पढ़ा लिखा है या उसको कुछ नहीं आता, वो अगर सुन भी सकता है तो वो देख सकता है। इन्होंने सारी कैंपेन जो है सोशल मीडिया के ज़रिए की, डिजिटल मीडिया था लोगों के पास, इन्होंने जो जो चीज़ें की लोग तो उस पर एतबार कर जाते थे। लेकिन आप पिछले 3-4 महीनों से अगर देख लें तो खान साहब की जो पॉपुलैरिटी है वो भी कम हुई है। इसके अलावा आप ट्रोलिंग को देख लें, लोग उसको मानने के लिए तैयार नहीं है। इसके अलावा जो इनकी मेन स्ट्रीम लीडरशिप थी, उनके बयानात को देख लें, उनके टीवी चैनल्स के ऊपर तबसरों को देख लें। आज तो आपने देखा रऊफ़ हसन कहते हैं जी हमें चाहिए कि बानी पीटीआई और फौज के दरमियान मुज़ाकरात हूँ। अब आप पहले मुज़ाकरात की बात ही नहीं करते थे, अब आप मुज़ाकरात की बात करते हैं। मुज़ाकरात तो ऑलरेडी मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब कह चुके हैं कि जी इनके साथ करें, तो वो कहते हैं जी हमने फौज के साथ करने। अगर इनकी पॉपुलैरिटी और इल्जाम भी उन्हीं पे लगाते हैं। अच्छा, ये दोहरा मेयार और मुनाफकत जो है सियासत में, इसकी कोई गुंजाइश नहीं है जी। सियासत में गिव एंड टेक है, फ्लेक्सिबिलिटी है, नेगोशिएशन है, गिव एंड टेक है जी, वो बात तो समझ आती है। लेकिन सियासत में ये मुनाफकत, ये दोहरा मेयार जो है, आपको नहीं लगता कि अभी ये चीजें एक्सपोज होती जा रही हैं कि आप जिन पे इल्जामात लगा रहे हैं कि हमारी हुकूमत खत्म की, फिर आपने कहा नहीं जी कोई एक वजीर आला थे उन्होंने खत्म की, फिर उन्होंने कहा नहीं 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 जो साबिक आर्मी चीफ थे उन्होंने खत्म की, फिर कहा जी नहीं ये जो मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट है इन्होंने हमारी, फिर कहा हम मुज़ाकरात भी इन्हीं के साथ करना चाहते हैं। आप देखें डॉक्टर साहब, मैं आपको एक बात बताऊं, जो इमरान खान है वो इस वक्त आप देखते हैं कि एक तो एज फैक्टर है, दूसरा जो है यकीनन वो हेल्थ के लिए मेडिसिन भी लेते हैं, वो इसके अलावा हनीफ अब्बासी साहब तो मुख्तलिफ किस्म के इल्ज़ामात भी लगाते हैं। आप देखें उनको भूलने की बीमारी है। जब इंसान को भूलने की बीमारी हो जाए तो उसको ये नहीं पता होता कि किस वक्त मैंने क्या बात कही। अभी आप देखें इमरान खान के साथ अगर आप गुफ्तगू करें सुबह 9 बजे तो आपको वो कोई और बात करेंगे, 10 बजे करें और बात करेंगे, दोपहर में कोई और बात। अभी आप जिस तरह आपने तमाम चीज़ें गिनवाई हैं, अगर उसमें देखें तो इस वक्त आप जिस तरह आपने खुद कहा है कि वो कहते हैं जी मेरी हुकूमत जो है कभी अमेरिका ने गिराई है, कभी कहते हैं जनरल बाजवा ने गिराई है, कभी कहते हैं कि जी ये पॉलिटिकल साजिश हुई है, कभी कहते हैं कि कोर्ट्स ने की है, कभी वही जजेस के खिलाफ हो जाते हैं जो उनके हामी जजेस हैं। लेकिन बाबर गोरसी साहब, ये एक बात जो आपने पहले भी की, आपको नहीं लगता कि ये इतना बड़ा एक एलिगेशन है, या आप एक समझे कि इतना बड़ा दाग है जिसको धोते धोते ट्रोल्स भी थक जाएंगे जी, सोशल मीडिया के लोग भी थक जाएंगे, डिजिटल टेररिस्ट भी थक जाएंगे। उन्होंने कहा कि बतौर चांसलर अखबार का मतन है, कंक्लूड कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि बानी पीटीआई का बतौर चांसलर नामजदगी ऑक्सफोर्ड की खवातीन की तौहीन है। ये एक बहुत बड़ा, खवातीन की जब तौहीन की बात की है तो अभी आप देखें कि जो वेस्ट है उसमें जेंडर नहीं है, वो समझते हैं कि मेल और फीमेल इक्वल हैं। उनके लिए ये थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में तो हो सकता है कि जी मेल डोमिनेट सोसाइटी है, लेकिन वहाँ पे तो आप देखें जो फीमेल हैं वो बल्कि रूल कर रही हैं। अभी बहुत सी खवातीन, जिस तरह अभी अमेरिका में कमाला हारिस जो हैं वो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट है, हो सकता है प्रेसिडेंट बन भी जाए, तो इसलिए ये जो बात उन्होंने किया कि खवातीन की तौहीन है, तो उन्होंने सिर्फ वेस्ट के लिए नहीं की, उन्होंने ये पूरी दुनिया के लिए की है कि जो खवातीन के बारे में इनको डिनाई कोई कर सकता है? नहीं, कोई नहीं कर सकता। उसके वाजे यहाँ पे सबूत मौजूद है। हाँ, हमारी इस वक्त जो वजीर आला पंजाब है उनके खिलाफ जो उन्होंने नाज़िब इस्तेमाल किए, एक मजिस्ट्रेट खातून जो थी उनको किस तरीके से उन्होंने पुकारा, फिर उनसे पूछा गया, उन्होंने कहा जी खवातीन को चाहिए कि वो खुद एहतियात करें और पर्दा करें जी, और अपने लिबास का ये ख्याल रखें। यानी ये चीजें तो जो है इसका आप समझते हैं कि पूरी दुनिया, इसलिए कह रहा हूँ कि वो मेंटली इल हो चुके हैं, लोग इसके ऊपर तवज्जो देनी चाहिए। PMLN को चाहिए कि वो एक कमीशन बनाएं जिसमें मुख्तलिफ डॉक्टर्स हों, जो उनका मेंटल जो इस वक्त उनकी पोजीशन है उसके लिए जाके उसका मुआयना किया जाए ऑन सीरियस नोट, ताकि पता चले कि क्या ये मेंटली हेल्दी हैं, ये जो बात करते हैं वो ठीक है कि नहीं है, फिर आपको पता चलेगा कि ये वाकई मेंटली। अच्छा, इसके दो बाबर गोरसी साहब इसके पहलू हैं। एक तो ये जो मैंने रेफरेंस दी, ये डेफिनेटली कोट होता है पूरी दुनिया में, उसका इम्पैक्ट होता है। दूसरी जानिब
जो अफगान तालिबान हैं उन्होंने जो खवातीन पर पाबंदियां लगाई हैं, दूसरी जानिब ये प्रो तालिबान और उनको अपने लोग कहते हैं, जिनको बैनुल अक़वामी दुनिया जिनको ब्लैक लिस्ट किया गया, उनको ये शोहदा की लिस्ट में शामिल कर रहे हैं। अच्छा, जी ये उस तनाजुर में भी दुनिया इसको देख रही है। जी, उस तनाजुर में भी देख रही है। दूसरा आप देखें कि ये हमेशा वो देखते हैं कि KPK में चूंकि इनकी हुकूमत है, तो KPK में ये इन्होंने कहा कि जो वहाँ के रहने वाले लोग हैं वो ज़रा सेंसिटिव लोग हैं, वो ज़रा क्या कहते हैं इनोसेंट लोग हैं। इन्होंने क्या किया कि चूंकि तालिबान का वहाँ पे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, तो इन्होंने कहा कि जी प्रो तालिबान अपनी सियासत के लिए किया है। अगर चलो एक तो बंदा होता है ना कि किसी और की करे कि जी किसी पॉलिसी के तहत बात करे या कोई डिसीजन हुआ उसके तहत बात करे, इन्होंने एक प्री प्लान किया। और दूसरा, जब आप प्राइम मिनिस्टर रह के जा चुके होते हैं तो आपको तमाम सिक्योरिटी एजेंसीज का, आपको तमाम जितने भी इदारे हैं तमाम आप ब्रीफिंग लेते हैं और आपको हकायक का पता होता है, आपको इंटरनेशनली भी ब्रीफ किया जाता है। लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा है कि ये बिल्कुल प्रो तालिबान है और जो इन्होंने बात की है उसको जितना कंडेम किया जाए उतना ही कम है, उतना ही कम है। तारुफ करवाते चले, राजा नज़ीर एडवोकेट साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है, सुप्रीम कोर्ट के वकील भी हैं, माहिर कानून भी हैं। राजा नज़ीर एडवोकेट साहब, आपका बहुत शुक्रिया। हमने आपको मदऊ किया, कुछ लीगल मैटर्स हैं, ख़ास तौर पर अभी जो रिसेंट डेवलपमेंट हुई है, बल्कि इससे पहले भी साबिक सूबाई वज़ीर शकील खान ने ख़ुद पर लगाए गए करप्शन के इल्ज़ामात, क्योंकि जो शख्स भी इस सियासी टोले में ख़ुद एहतिसाबी की बात करता है या वो किसी करप्ट प्रैक्टिसेस की बात करता है तो उसके खिलाफ एक महाज खुल जाता है। आज उन्होंने कहा है कि जी जुडिशल इंक्वायरी का मुतालबा करते हैं, और उन्होंने कहा बदनवानी के लिए बनाई गई कमेटी गुड नहीं बल्कि बैड गवर्नेंस कमेटी है। डेफिनेटली उनका एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी उसमें शामिल है जो कमेटी बनाई गई है। ये जुडिशल इंक्वायरी किस तरह होती है, इसको किस तरीके से प्रोसीड किया जा सकता है, ज़रा उसका कानूनी पहलू पर रोशनी डालिए। हाँ जी डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। बड़ा इम्पोर्टेंट ये एस्पेक्ट है KP गवर्नमेंट का और स्पेशली तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट का कि वो पार्टी के जो करप्शन का मोटो लेके आई कि हम करप्शन ख़त्म करेंगे, आज वो ख़ुद ही एक दूसरे के ऊपर एलिगेशंस लगा रहे हैं कि एक कहता है वो करप्ट है, दूसरा कहता है वो करप्ट है। और ये कुछ बानी कलामी बात नहीं है। इनके अदाद शुमार जिस तरीके से सामने आए, अगर उनको प्रोब ना किया गया तो ये भी बहुत बड़ी ज़्यादती होगी। और इसको प्रोब करने के दो तरीके, एक तो तरीका ये है कि गवर्नमेंट ने जिस तरीके से वो एक इंक्वायरी कमेटी मुकर्रर की है, लेकिन देखें कि दोनों इसमें पार्टीज़ हैं, जो एक्स मिनिस्टर्स हैं, आतिफ खान के बाद अरबाब शेर के बाद फिर अब जो शकील अहमद साहब हैं जी, ये एलिगेशंस के उनके साबका मिनिस्टर हैं जो उनके इंटरनल हालात सारे जानते हैं। बिल्कुल ठीक है, तो उनकी तरफ से जब उनके एलिगेशन सामने आने के बाद गवर्नमेंट की कमेटी बनना, मैं समझता हूँ कि ये भी एक ज़्यादती है कि वो तो जानबदार एक कमेटी होगी और उसकी प्रोब और जो भी इन्वेस्टिगेशन या फाइंडिंग सामने आएगी उस पर कौन बिलीव करेगा। तो उसका बेहतरीन अभी उन स्टेटमेंट्स में भी मेलाफाइडी अटेंशन नजर आ रही है। जी नजर आ रही है, वो तो सीधी सीधी लड़ाई है इंटेंशनली जो है वो उनके जितने अटेम्प्ट्स हैं वो मेलाफाइडी हैं। वो जो अब तक अब नजर इस तरह आ रहा है कि उन एलिगेशंस के बाद रिवेंजिव होगी है गवर्नमेंट उनके खिलाफ, और उनके खिलाफ अब एक अपनी एक फाइंडिंग देने के बाद उनके खिलाफ कोई केसेस वगैरह डाल देंगे। तो इसका बेहतरीन तरीका ये है कि उसके लिए जुडिशल इंक्वायरी, जो कमीशन ऑफ इंक्वायरीज एक्ट का एक पूरा प्रोसीजर है, उसके तहत इसको इस तरीके को अडॉप्ट करके जुडिशल इंक्वायरी करनी चाहिए, बल्कि ये लाजम है। ऐसे एलिगेशंस के बाद देखें इस वक्त हमारी कौम, पाकिस्तानी कौम इकनॉमिक क्राइसिस से गुजर रही है, और इन हालात में मैं समझता हूँ कि इस तरह की माली बदनवानी अगर उसको सॉर्ट आउट ना किया गया या उनके ज़िम्मेदारान का तयन ना किया गया तो ये भी ज़्यादती होगी। और हम देखें कि चाहे KP गवर्नमेंट, CM और उनकी कैबिनेट करप्ट है या चाहे वो एक्स मिनिस्टर करप्ट है, जो भी है इसको जब तक फेयर तरीके से डिटरमिन नहीं किया जाएगा। हाँ, ये बड़ा अहम नुक्ता है। तरीके से डिटरमिन राय साहब कैसे इनिशिएट किया जाएगा और इसका प्रोसीडिंग कैसे स्टार्ट होगी, क्योंकि वो जुडिशियल कमीशन की बात कर रहे हैं, तो ये जुडिशियल कमीशन जो है वो सुप्रीम जुडिशियल कमीशन होगा, यानी सुप्रीम कोर्ट उसको इनिशिएट करेगी या वो इनिशिएट करेंगे, इसका जरा कानूनी रोशनी डालिए। उसमें एक तरीका तो ये है कि सूबाई गवर्नमेंट को ये इख्तियार होता है कि वो कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट के तहत जो है वो जुडिशरी को लिखे और उसमें जुडिशल कमीशन मुकर्रर किया जाए। लेकिन ये जो हालात हैं इसमें तो सीन नहीं लगता कि सूबाई गवर्नमेंट कभी ऐसा स्टेप लेगी।
तो फिर इसका दूसरा तरीका ये है, शकील खान साहब खुद पर लगाए गए इल्जामात के हवाले से जो कमीशन की बात करें, ये खुद इनिशिएट ले सकते हैं एज ए पिटिशनर, ये जा सकते हैं एज ए पिटिशन हायर जुडिशरी के पास भी जा सकते हैं और फेडरल गवर्नमेंट भी। आप देखें ना कि ये इस किस्म के संगीन एलिगेशंस हैं कि जिससे आप देखें कि ये डिवीजन अगर मजीद आगे बढ़ती है इस करप्शन की लड़ाई में, तो ये तो तरीके अदम एतमाद तक मामला चला जा सकता है, ये तो गवर्नर राज तक ये मामला पहुंच सकता है। तो मैं ये समझता हूं, बड़ा आपने अहम नुक्ता, मैं चाहता हूं उसको दोबारा दोहराएं, ये जो आप बात देखें ना कि ये डिवीजन अगर बढ़ती है ये लड़ाई, हाँ। तो अब देखें कि सीएम केपी को इत्माद असम्बली का या उनके अरकान असम्बली का इत्माद रहा है या नहीं रहा, ये भी एक इशू आगे चल के बिल्कुल आप सामने सही कह रहे हैं। ये आतिफ खान हो गया या अरबाब साहब हो गए, शकील खान हो गया, ये इनका ग्रुपिंग हो चुकी है, ग्रुपिंग ये ग्रुपिंग हो चुकी है। और ये इस शदीद लड़ाई में मैं समझता हूं कि इसमें फेडरल गवर्नमेंट भी इंटरवीन कर सकती है, यानी कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो मूव हो सकती है जी बिल्कुल, तरीके अदम एतमाद भी आ सकती है। और दूसरा जो मैं जुडिशियल इंक्वायरी की मैं आप बात कर रहे हैं, उसमें फेडरल गवर्नमेंट के पास भी पावर हासिल है, फेडरल गवर्नमेंट के पास भी ये पावर है कि वो जुडिशियल कमीशन का तयन करे, क्योंकि इतने संगीन क्राइसिस के जो लीड करें गवर्नमेंट के फेलियर को, यानी कि वो उस सारी सिनेरियो को गवर्नमेंट के फेलियर की तरफ ले जाएं, उससे कबल इस पे फाइंडिंग आए, उसमें जुडिशियल इंक्वायरी हो, उसमें कौन करप्ट है कौन नहीं है, किसने कितनी करप्शन की, उसके क्या फैक्ट्स हैं, ये सारी चीज़ें, ये सारे फैक्ट्स मैं समझता हूँ कि वो सामने आना ज़रूरी है। ठीक है राजा नज़ीर एडवोकेट साहब, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि इसमें नाज़रीन एक बहुत ही अहम नुक्ता जो है वो राजा साहब ने बयान किया है, इस पर भी हम ज़रूर बात करेंगे और उस पर तफसीलन बात होने की ज़रूरत है। और बड़ा चौंका देने वाला है कि ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, ये कॉन्फिडेंस मोशन की तरफ ये बात बढ़ सकती है, एतमाद का वोट शायद लेना पड़ जाए वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को, क्योंकि ये ग्रुपिंग है और ये ग्रुपिंग आज की नहीं है, ये ग्रुपिंग बहुत पहले से है। और इस ग्रुपिंग में हम ये चीज़ देख रहे हैं कि जो शख्स भी बानी पीटीआई के पास जाके कोई शिकायत दर्ज करवाता है, बस वो उसका आखिरी दिन होता है, फिर उसके बाद वो नज़र नहीं आता। ये भी एक मामला है और इस मामले का जो है वो हल तो तलाश नहीं करना, इसकी तहकीकात होनी चाहिए कि जो एक तरफ तो कहते हैं कि जी हम करप्ट प्रैक्टिसेस और करप्शन का खात्मा करेंगे और हम इस नासूर को, वो खुद एहतसाब कमीशन को ही बंद कर देते हैं। वो अपने लोगों के खुद एहतसाबी के अमल की बात आती है, जब उनको आकर बताया जाता है कि आपके ये वज़रा, ये आपकी फैमिली, आपके लोग, उनको बरतरफ कर दिया जाता है और फिर ये कहा जाता है कि जी हम तो करप्ट लोगों का पीछा करेंगे, उनका ताकुब करते रहेंगे। दोहरा मयार है, ये पाकिस्तान की सियासत को नुकसान पहुंचाएगा और ये जमहूरी तसलसल के लिए एक इंतहाई नासूर है ये। नाज़रीन, मजीद भी इस पे बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। एक फर्द नहीं बल्कि तहरीक और अहद का नाम, जुल्मों इस्तबदाद के सामने मुजाहिमत का इस्तारा, तहरीक आजादी कश्मीर के सुर्खेल। आई एम नॉट इंडियन, वी आर अंडर ऑक्यूपेशन। हम ऑक्यूपेशन के खिलाफ से स्ट्रगल कर रहे हैं गुज़श्ता 17 साल से। दैट विल कंटिन्यू इंशाअल्लाह। बाबाए हुर्रियत सैयद अली शाह गिलानी, जिन्होंने अपनी जिंदगी कश्मीरियों के हक के खुद इरादियत के लिए वक्फ की। हिंदुस्तान से आज़ादी हासिल करना ये हमारा पैदाशी और बुनियादी हक है। गैर कानूनी मकबूजा कश्मीर के पाकिस्तान के साथ इल्हाक की तवाना आवाज बने। 8 लाख के बजाय आप सारी जो हिंदुस्तान की फौज है वो सारी फौज आप कश्मीर में जमा करें, लेकिन आप जज्बे आज़ादी को दबा नहीं सकते। गिरफ्तारियां और मुकदमात जिसका रास्ता न रोक सकी, आखिरी सांस तक नारे हक बुलंद करते रहे। सैयद अली शाह गिलानी तहरीक हुर्रियत के जद अमजद, मुजाहिमत के रूह रवां, कश्मीर का बच्चा, बूढ़ा और जवान आज उनके नक्शे कदम पर चलते हुए आजादी की जिदोजहद में मसरूफ है।
वेलकम बैक नाज़रीन। अफ़गान अबूरी हुकूमत के इक़्तिदार में आते ही एक्सपेक्ट ये किया जा रहा था कि अफ़गान सरज़मीन किसी मुल्क के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होगी। बिलखुसूस पाकिस्तान के साथ ये कमिटमेंट ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने और दोहा में वो लोग जो मुआहदे में मौजूद थे उन्होंने ये पाकिस्तान के साथ वादा किया था कि अफ़गानिस्तान की सरज़मीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होगी। और अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कुछ एरियाज़ का जिक्र ज़रूर किया जिसमें उन्होंने कहा कि हमारे लिए थोड़ा सा पक्तिका, निंगरहार, कुन्नड़ वगैरह के कुछ इलाकों में रेट ऑफ द गवर्नमेंट जो है वो थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि उस टाइम उनके जो अकाउंट्स थे वो भी बैनुल अक़वामी सतह पे फ्रीज़ कर दिए गए थे। और पाकिस्तान ये मुकदमा लड़ता रहा कि उनके $10 बिलियन जो हैं वो फौरी तौर पर रिलीज़ किए जाएँ ताकि अफ़गानिस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर किया जा सके। और उन दिनों में सर्द मौसम की भी आमद थी, तो उनके लिए अशियाए ज़रूरिया और उसके साथ साथ जो वहाँ के जो बेसिक मसाइल थे उन पर पाकिस्तान ने ये पूरा मुकदमा लड़ा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमने देखा कि अफ़गानिस्तान की सरज़मीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भरपूर इस्तेमाल हुई और फितनतुल ख़वारिज के जो सरगना हैं नूर वली, ये अहम इंकशाफ हुआ है। और मज़ाहम महसूद जो हैं उनकी अफ़गानिस्तान में मौजूदगी के नाकाबिल तरदीद सबूत जो हैं वो सामने आ गए हैं। उन्हें जी एक फील्डर गाड़ी 2005 मॉडल दी गई है। नूर वली को सरकारी अफ़गान कार्ड के मुताबिक 2 बंदूकें रखने की भी इजाज़त है। मुख्तलिफ पकड़े जाने वाले ख़वारिज और डिजिटल शवाहिद की बुनियाद पर सरगना नूर वली महसूद और सरगना मज़ाहम का अफ़गानिस्तान में रिहाइश के लिए अफ़गान सरकारी स्पेशल परमिट भी सामने आ गया। ज़बीउल्लाह मुजाहिद साहब या तालिबान की हुकूमत, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आप अपने ब्रदर हमसाया मुसलमान यानी मुस्लिम कंट्री के अंदर आप उन ख़वारिजीन को रोकेंगे जो कि एक जहाद के नाम पर जो है वो फसाद बर्पा किए हुए हैं और अपने लोगों को कत्ल कर रहे हैं, लेकिन बदकिस्मती से ऐसा नहीं हुआ। इस पर हम बात करेंगे। तारिक अजीज़ साहब हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, साफ़ी हैं। बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। एहसान टीपू महसूद साहब किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं है, बैनुल अक़वामी उमूर के माहिर हैं, अफ़गान उमूर पर आपकी बड़ी गहरी नज़र है। बहुत शुक्रिया आपका भी एहसान टीपू महसूद साहब। तारिक अजीज़ साहब इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में हम एहसान टीपू साहब जो है, क्योंकि वो उस वक्त ये तमाम तर सूरत हाल पर उनकी गहरी नज़र होती है, आपसे भी ये पूछना चाहेंगे कि इस सूरत हाल में कि स्पेशल परमिट जारी हो रहे हैं, 2005 मॉडल की एक फील्डर गाड़ी दी गई है, फिर उनको जो है स्क्वाड रखने की प्लस उनको जो है वेपन रखने की इजाज़त दी गई है, ये सरजमीन आलमी अमाजगानी बनती जा रही है दहशतगर्दों की? जितनी आपने बात की डॉक्टर साहब, उसके बाद कोई बात होनी नहीं चाहिए। सबूत तो इतने ज़्यादा हो चुके हैं जो इसको इंटरनेशनल मीडिया भी रिकगनाइज़ कर रहा है कि उनका वो अखवान कार्ड भी होना, गाड़ी, असला और उनके पास जो गार्ड्स और फिर वहाँ पे उनके घर पे रैश भी, सब चीज़ें जो हैं इंटरनेशनल मीडिया भी आ चुकी है, नेशनल मीडिया भी आ चुकी हैं, जैसे कि आपने बताया। इसके बाद अगर मौजूदा जो गवर्नमेंट है, तालिबान गवर्नमेंट अफ़गानिस्तान में, तो वो अगर इसको डिनाई करती है तो कोई इसको मानने को तैयार नहीं है। हमें ये तवक्को थी अफ़गानिस्तान से कि हम समझते हैं कि हमको 40 साल तक अफ़गान जंग जब स्टार्ट हुई तो वो हमने दुनिया का वाहिद मुल्क था जिन्होंने बाड़े खोल दिए थे। ईरान ने बाड़े नहीं खोले थे, ईरान ने एक खास मखसूस एरिया में महदूद कर दिया था। दुनिया का सबसे बड़ा मेज़बान मुल्क भी पाकिस्तान मेज़बान है। बाकी लोगों ने भी अफ़गानिस्तान के महाजिरीन को लिया था, लेकिन उन्होंने कैंपों में डाल दिया था, आज तक कैंपों में बने हुए हैं। तो पाकिस्तान ने बड़ा दिल किया, बाड़े खोल दिए, पासपोर्ट दिए, शनाख्ती कार्ड दिया, इन्होंने जायदाद बनाई, बिजनेस किया, कारोबार किया, सब कुछ उन्होंने यहाँ पे किया 40 साल तक। अब बदकिस्मती से बड़े अफसोस के साथ ये है, डॉक्टर साहब कहना पड़ रहा है कि हम मुसलमान मुल्क भी हैं, हमसाया मुल्क भी हैं, बड़ा एक मजहबी और तारीख़ी तौर पर बड़ा एक उनके साथ ताल्लुक़ है, लेकिन पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाने की तमाम कार्रवाइयाँ वहाँ से हों और उनकी ज़मीन इस्तेमाल हो और बॉर्डर इस्तेमाल हो, तो इसके बाद जो है वो फिर पाकिस्तान के साथ जो है एक बहुत बड़ी ज़्यादती है अफ़गानिस्तान। अगरचे कि उन्होंने आते हुए बड़ा अच्छा गुड गैसे दिया। अब आने के तालिबान की जो मौजूदा हुकूमत है उनको अगर दुनिया के साथ चलना था तो हमसाया ममालिक के साथ कोई अच्छे ताल्लुकात रखते। और मैं तो ये भी कहूँगा अफ़गानिस्तान के ये ताने बाने भी हैं, ये भी इंडिया से जाके मिलते हैं। अच्छा, ये जो आपने बात की है और इसके तो शवाहिद भी मौजूद हैं, बल्कि मैं एहसानुल्लाह टीपू साहब आपकी तरफ आऊँगा। ख़वारिजीन को अफ़गानिस्तान के बॉर्डर पर मिलिट्री पोस्ट के साथ रखा जाता है, ये इसकी कितनी आप जो है तस्दीक करेंगे कि मुबसरीन ये बात कह रहे हैं? और साथ में अफ़गानिस्तान की सरजमीन नूरिस्तान गिलगित बल्तिस्तान से लेके या यहाँ पे पक्तिका, निंगरहार, कुन्नड़ और इन एरियाज से मुदाखलत होती है, चमन और वो जो बलूचिस्तान का बॉर्डर है जिसमें आपका हेलमंद, कंधार वगैरह, ये तो अलहदा एक फैक्टर है।
लेकिन इस तरफ से ज़्यादा उनका आना है और सरहद से जो है वो खिलाफ वर्जी भी होती है, और अफगान हुकूमत जो अबूरी हुकूमत है उसका इसको अच्छी तरह इदराक है, बल्कि सपोर्ट है। हाँ बुखारी साहब, ये जो पाक अफगान बॉर्डर है ये हमेशा से एक मुश्किल बॉर्डर रहा है। ये यानी पिछले दफ़ा भी ये इल्ज़ामात लगते आ रहे थे कि इस बॉर्डर पे जो मिलिटेंट्स हैं, मुख्तलिफ जो गिरोहों से उनका ताल्लुक है, तो उनकी क्रिस क्रॉसिंग होती रहती है। अभी भी यानी पाकिस्तान ने कोशिश की है कि इस पूरे बॉर्डर को फेंस करने की कोशिश हुई है, उस पर काम भी हुआ, और ये जो ऑफिशियल एस्टिमेट्स हैं तो उसके मुताबिक यानी 95% जो है वो बॉर्डर फेंस हो चुका है। लेकिन उसके साथ साथ यानी बॉर्डर ये नहीं कि वहाँ पे आप सिर्फ खारदार तार लगाएं, उनसे ये मूवमेंट्स जो हैं ये यानी आप उसको कंटेन कर पाएंगे, तो मेरे ख्याल में ये मुश्किल होगा। उसके लिए आपको यानी एरियल सर्वेलेंस की ज़रूरत होती है, वॉच टावर्स की ज़रूरत होती है, फोर्सेस की मजीद डिप्लॉयमेंट की ज़रूरत होती है, क्योंकि ये बॉर्डर जो है ये हमारे ऑफिशियल खुद भी एडमिट करते हैं। अब लास्ट मंथ भी एक यहाँ पे ब्रीफिंग थी सीनियर ऑफिशियल्स की तरफ से, तो वो एडमिट कर रहे थे कि सिर्फ ये नहीं कि जो मिलिटेंट ग्रुप्स है वो इस बॉर्डर को इस्तेमाल कर रहे हैं, बल्कि यहाँ पे जो स्मगलर्स माफिया है वो भी बहुत बड़ी तादाद में ये जो मुश्किल बॉर्डर है इसको यानी एक्सप्लॉइट करके, तो यहाँ पे ड्रग स्मगलिंग भी हो रही है, ईरानियन ऑयल की स्मगलिंग भी हो रही है, टायर्स वगैरह, कुछ और सिगरेट्स वगैरह, तो जिसकी वजह से यानी जो इलीगल स्पेक्ट्रम का नाम दिया गया है पाकिस्तानी हुकूमत की जानिब से कि ये जो स्मगलिंग है इसकी वजह से मिलिटेंसी भी यानी फाइनेंशियली फीड हो रही है। तो मेरे ख्याल में कि यहाँ पे भी एक कोशिश होनी चाहिए कि बॉर्डर कंट्रोल, बॉर्डर मैनेजमेंट के हवाले से मजीद इकदाम उठाए जाएं, और जो ये जो इसमें लूप होल्स हैं उसको हमने देखा है कि दहाइयों से। अच्छा एहसानुल्लाह टीपू साहब, आप क्योंकि महारत रखते हैं, आपकी बड़ी गहरी नजर होती है इस वेस्टर्न बॉर्डर के हवाले से, खास तौर पर आपने हमेशा लिखा भी है, ये बताइए कि ये जो आपने एक इशारा दिया कि स्मगलिंग के हवाले से गो के SIFC के तहत इस पे बहुत ज्यादा एक्शन लिया गया, कई गिरफ्तारियां अमल में आई, सहूलतकारों को भी पकड़ा गया, नो डाउट कि बहुत बड़ा इनिशिएटिव था। आपने उसमें स्मगलिंग का जिक्र किया, तो पैराशिबल नॉन पैराशिबल आइटम्स की हम बात करते हैं, दूसरे जानिब जो है वो ड्रग्स के हवाले से भी पूरी दुनिया शिकायत करती है कि इन्हीं बॉर्डर्स का इस्तेमाल किया जाता है, और किडनैपिंग फॉर रैंसम का मसला भी बार बार सर उठाता रहा है, तो ये अब भी जारी है आप समझते हैं? हाँ नहीं, वो तो अभी भी जारी है। वो जिस तरह मैंने बात की कि वो यानी जो ड्रग ट्रैफिकिंग है वो भी हो रही है, और बाकी जो कमोडिटीज हैं यानी ऑयल वगैरह जो बाकी चीजें हैं तो उनकी भी हो रही है, और बहुत बड़ी तादाद में। यानी जो अमाउंट हमें बताई गई तो वो तो मेरे ख्याल में जो पाकिस्तान की रियासत है उनके लिए एक बहुत अलार्मिंग फिगर होनी चाहिए कि अगर इसका रोकथाम ना किया गया फ्यूचर में, तो अब तो हम कुछ यानी मिलिटेंट ग्रुप्स देख रहे हैं, तो हो सकता है इसकी वजह से मजीद कुछ ग्रुप्स भी सामने आ जाएं, फिर उसको कंट्रोल करना मुश्किल हो पाएगा। तो बॉर्डर मैनेजमेंट जो है यानी वो इंतहाई जरूरी है। एक तरफ यानी वो बिल्कुल ठीक है कि आप पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक जो प्रेशर है अफगान तालिबान पे वो डालते जाएं, वो यानी बायलैटरल जो हमारी एंगेजमेंट्स होती हैं उसमें भी, इंटरनेशनल जो फोरम्स हैं वहाँ पे भी पाकिस्तान को डेफिनेटली अपनी आवाज़ उठानी चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ जो यहाँ पे हमारे अपने जो इकदाम हैं, खासकर बॉर्डर मैनेजमेंट पे, इंटरनल सिक्योरिटी, और फिर एक यानी हम देख रहे हैं कि जो पॉलिटिकल पोलराइजेशन है उसकी वजह से भी जो मिलिटेंट ग्रुप्स हैं उस चीज को वो लोग एक्सप्लॉइट करते हैं अपने फायदे के लिए, और ये बहुत ज्यादा हो रहा है। यानी अब अगर उनको कोई एक सॉफ्ट कॉर्नर भी मिल जाए, पॉलिटिकल सॉफ्ट कॉर्नर भी अगर उनको मिल जाए, तो ये तो तकवीयत बख्शने के बराबर है। हाँ, ये मल्टीपल फैक्टर्स है जिसकी वजह से यानी मिलिटेंसी जो है वो इस रीजन में, खासकर पाक अफगान जो खिता है, तो यहाँ पे इनको पनपने का एक जरिया, एक लाइफलाइन मिलती है। अब मैं एक मिसाल दूं कि खैबर पख्तूनख्वा की जो हुकूमत है और फेडरल गवर्नमेंट, तो उसके बीच में टर्म्स जो हैं वो इतने अच्छे नहीं हैं, तो वो बहुत इंतहाई ज़रूरी है। यानी अब फेडरल गवर्नमेंट को भी यानी जितनी सपोर्ट हो सके वो मुहैया करनी चाहिए, और प्रोविंशियल हुकूमत को भी चाहिए कि इस मसले पे यानी ये सियासत के लिए और भी काफ़ी चीज़ें हैं, इश्यूज हैं, उस पर सियासत हो, लेकिन जो सिक्योरिटी का इशू है इस पर कोई सियासत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा में रोज़ाना हमले हो रहे हैं और रोज़ाना लोग मर रहे हैं, और वहाँ पे आप भी बुखारी साहब इसको यानी मॉनिटर कर रहे हैं कि जो पब्लिक एक पल्स है वो बिल्कुल यानी बिल्कुल इंतहा को पहुंच चुका है। वहाँ पे लोग मुजाहरे भी कर रहे हैं, प्रोटेस्ट भी मुसलसल हो रहे हैं, तो यानी अवाम पे जो है वो एक उसके हवाले से सोचना चाहिए, और सियासत बाकी चीज़ों के हवाले से वो बिल्कुल करनी चाहिए। यानी सियासत होती रहेगी, सियासत होनी चाहिए, लेकिन इसको एक्सप्लॉइट करने के बराबर है, इसको तकवीयत बख्शने के बराबर है। मैं एक और बड़ा अहम नुक्ता उठाता हूँ, फिर मैं तारिक अजीज साहब की तरफ भी आऊँगा, क्योंकि उनसे भी इसी पर मेरी बात हो रही थी। ये बताइएगा कि ये तासुर कितना दुरुस्त है
कि आल इंक्लूसिव की हम बात करते थे कि आल इंक्लूसिव में यानी पंशेरी भी शामिल हो गए, माजी के जो दोस्तम के हामी थे, अब्दुल्ला के हामी थे, नादर्न अलायंस थी पूरी, उनके हिमायत याफ्ता भी इस आल इंक्लूसिव में शामिल हो गए। वो पाकिस्तान दुश्मनी पर तुले हुए हैं, उनमें बहुत सारे लोगों को ट्रेनिंग भी दी थी। या आपको लगता है कि जो अफगानिस्तान की ईस्टर्न और बाकी जो कंदहार की जो मूवमेंट थी जिसमें तालिबान खास तौर पर जो राइटिस्ट मूवमेंट जिसको कहा गया था अफगानिस्तान के अंदर, वो प्रोग्रेसिव की मैं बात नहीं करता, ये क्या दोनों अवामिल शामिल हैं या इसको हम खारिज इम्कान करार नहीं दे सकते? अफगानिस्तान यानी अभी जो वहाँ पे पॉलिटिकल सिनारियो है तो वो यानी कंप्लीटली तालिबान के हाथ में, तालिबान के कंट्रोल में। और वहाँ पे जो सर आपने बात की जो पॉलिटिकल अपोजिशन है, यानी फ्रैंकली अगर आप मुझसे पूछें तो उनकी इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि वो तालिबान के लिए कोई बड़ा मसला बना सके। और वहाँ पे तो अफगान जो सीनियर जो लीडरशिप की आपने बात की, दोस्तम की बात की, उस्ताद अता की बात की, अब्दुल्ला की, पश्तून बेल्ट से यानी खुद अशरफ गनी साहब वो नहीं आ सकते, हामिद करजई साहब जो हैं उनका वो मेरे ख्याल में घर के अंदर ही रिस्ट्रिक्टेड है, उनकी ज़्यादा मूवमेंट्स हम नहीं देख पा रहे हैं। बाकी भी सीनियर लीडरशिप है कि वो मुल्क से बाहर है, तो वहाँ पे तो यानी उनके लिए भी वो जगह नहीं है। और तालिबान के से जब आप बात कर लें तो वो जब यानी इंक्लूसिव गवर्नमेंट की हम बात करते हैं तो वो कहते हैं कि हम इंक्लूसिव गवर्नमेंट से जो चीज़ हम मुराद लेते हैं उसकी मानी ये कि हमारे रैंक्स एंड फाइल्स में ताजिक भी हैं, उज़्बक भी हैं, हज़ारा भी हैं, किसी को हमने गवर्नर बनाया, किसी को आर्मी चीफ बनाया, ये नादर्न अलायंस का हिस्सा भी रहे हैं। एम आई राइट? नॉर्दर्न अलायंस का नहीं है वो, सच मुझे नहीं लग रहा, क्योंकि अब तालिबान जो है एक चीज़ हमें समझने की ज़रूरत है पाकिस्तानी रियासत को भी कि ये प्योर एक नज़रियाती, अब उसका नज़रिया करप्ट नज़रिया है, सही नज़रिया है, ये ना आपका काम है ना मेरा काम है। ये रिलीजियस जो लीडर्स हैं वो उनको वो डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन वो एक नज़रियाती कुव्वत है और हर चीज़ को वो अपने जिहादी नज़रिया, उनकी अपनी जो शरीयत के मुताबिक मामलात हैं उसके हवाले से देखते हैं। और टीटीपी के मामले पे भी जितनी भी मेरी बात होती है अफगान तालिबान के जो ऑफिशियल्स हैं उनसे, तो वो कहते हैं कि उज़्बेक वो जो इनके नजरियात के साथ जिनकी नजरियाती वाबस्तगी है वही इनकी हुकूमत कैसा है, ये आप कहना चाह रहे हैं। तारिक साहब मैं आपकी तरफ आऊंगा। बड़ा एक अहम नुक्ता उठाया है एहसान टीपू साहब ने। उन्होंने कहा कि एक तरफ तो उनके लिए जो एक सॉफ्ट कार्नर जो है एक जमात रखती है, फिर ऑलरेडी जो पोलराइजेशन है, एग्रेशन है और इंस्टेबिलिटी है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, वो उसके बेनिफिशरी हैं। बिल्कुल, देखे ना, बानी पीटीआई ने तो बहुत पहले भी तालिबान और खान को कहा जाता है, उनकी बड़ी हिमायत सामने आ गई है। और उन्होंने एक दफ़ा ये मसला भी पेश किया था, मैं तालिबान के साथ बैठ के मसला, सर आज सर्टिफिकेट भी मिल गया ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में। आज गार्डियन की जो रिपोर्ट आई, गार्डियन की जो रिपोर्ट है वो एक मुतबा इदारा है, दुनिया में उसका माना जाता है। तो उन्होंने भी कह दिया कि तालिबान का एक हामी है, उसको तालिबान नेशंस का उन्होंने हमेशा कहा है। और उन्होंने एक अपनी किताब, पीटीआई बानी ने किताब लिखी थी जब सियासत आने से पहले तालिबान के ऊपर, तो उसमें उन्होंने कहा कि तालिबान का जो गवर्नमेंट या मॉडल है ये सबसे बेस्ट आइडियल है दुनिया में, अगर ये निज़ाम कायम हो जाए तो सबसे अच्छा निज़ाम है। ये उनकी किताब है। उन्होंने बोला था मोदी भी आएगा तो कश्मीर का मसला हल हो जाएगा, मसला कुछ है। तो वो इस तरह से उनकी बातें हैं। तो अब वो गार्डियन की रिपोर्ट आने के बाद और फिर ये इन्होंने हमेशा इनको, जब इनकी गवर्नमेंट थी, प्राइम मिनिस्टर भी थे, तो इनकी बड़ा सॉफ्ट कार्नर भी था, ये उनसे बातचीत का भी सिलसिला इन्होंने जारी रखा हुआ था। तो वो उनकी बड़ी ख्वाहिश है ये कि इनके साथ वो हमेशा से समझते हैं कि या इनका निज़ाम बड़ा ठीक है। बल्कि उस किताब का मैं जिसका हवाला दिया था उन्होंने कहा जो अदल का निज़ाम इनके पास मौजूद है वो दुनिया में किसी जगह भी नहीं है और सब ठीक है। तो वो बड़ा उस दिनों में वहाँ घूमते भी थे, जाते भी थे, उनके लिबास भी वही पहनते थे, उनकी पुरानी पिक्चर देखें तो ये उनके है। और उसके बाद जो हमेशा से वो अपने आप को जो एक वो राइट टेस्ट की तरफ लेके जाते हैं, बहुत ज़्यादा लेके जाते हैं, मज़हब की तरफ, दीन की तरफ लेके जाते हैं और मुसलमानों की तरफ लेके जाते हैं। और इसके लेकिन अमलन उनका जो है वो आपको पता ही है, तो वो बिल्कुल उससे मुख्तलिफ होता है। उनका एक अलमिया है कि वो कह कुछ होते हैं, उनके दिल में कुछ होता है, दिमाग में कुछ होता है, बोलते मुंह से कुछ हैं, और उनकी पार्टी कुछ और कह रही होती है। पार्टी के अंदर भी तफरीक है। बानी पीटीआई के जो ख्याल आते हैं उसमें से उनकी अपनी पार्टी की अक्सरियत उन ख्यालात से इत्तफाक नहीं करती है, ये आपको पता ही है। लेकिन कोई खुल के इज़हार कर भी देते हैं, कुछ नहीं भी करता। उनकी अपनी जो उनकी जमात है वो भी उनके ख्यालात के साथ मुत्तफिक नहीं है। जो उनके ये इस किस्म के ख्यालात हैं तो ये तालिबानिज़ेशन की तरफ हैं। उसमें भी कुछ ऐसे लोग हैं जो इसको बड़ा बैड समझते हैं, अच्छा नहीं समझते, लेकिन खान से खुल के कोई बात नहीं करता। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि इस हवाले से पार्टी के अंदर जो है बानी पीटीआई के इस मौक़िफ़ की जो है तायद नहीं की जाती है, बल्कि इस हवाले से काफ़ी डिफरेंट ओपिनियन जो हैं वो मौजूद हैं। टीपू साहब, मैं दोबारा आपकी तरफ आऊँगा। ये बड़ा एक अहम नुक्ता है, क्योंकि अगर तो वो ख़ुद को तालिबान एक नज़रियाती
और राइटिस्ट कहते हैं और जहाद, फिर इस्लाम की बात करते हैं, तो अपने मुसलमान भाइयों को कत्ल करने वाले लोगों को शेल्टर प्रोवाइड करना, लॉजिस्टिक सपोर्ट देना, फाइनेंशियल सपोर्ट देना, उनको गाड़ियां देना, और दूसरी जानिब ये दावा भी करना कि हम अपने किसी ब्रादर इस्लामी मुल्क पर हमला आवर नहीं होने देंगे और हम अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल नहीं होने देंगे। फिर अकानी बीच में आते हैं, कूद पड़ते हैं, वो फिर बीच में मशावरत करवा देना, ये अफाम तफहीम की तरफ लेके जाना, टेबल टॉक की तरफ लेके जाना। तो आपको नहीं लगता है कि खुद तालिबान के लिए भी आने वाले दिनों में मुश्किलात पैदा होंगी? ये लेबल उनको हटाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा उनके लिए। हाँ बिल्कुल नहीं, तो तालिबान को भी यानी अगर ये जो टीटीपी का सिलसिला इस तरह जारी रहा तो डेफिनेटली पाकिस्तानी रियासत की जानिब से भी फिर रिएक्शन आएगा। और माजी में भी हमने देखा है कि कई मौकों पे पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में जाके वहाँ पे एरियल स्ट्राइक्स किए हैं, तो वो मामला तो मेरे ख्याल में ख़राब होंगे। और अभी भी जो मामलात हैं पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में, यानी जो मेरी इतलात हैं कि बिल्कुल डिप्लोमेटिक एक ब्रेक डाउन है, मामलात आगे नहीं बढ़ रहे। कल का जो वो था कि कुछ पाकिस्तानी ऑफिशियल्स जो यानी जिसको अबडक्ट किया गया था, तो उनकी जो रिहाई थी, तो उसमें मेरी यही इतलात हैं कि उस हवाले से इमारत इस्लामी अफगानिस्तान ने काफ़ी अहम किरदार यानी रोल प्ले किया था, जो कि खुशाइंद और अच्छी बात है। इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए। दोनों पड़ोसी ममालिक हैं, और जिस तरह आप लोगों ने बात भी की कि ये सिर्फ ये नहीं कि पड़ोस का या शेयर्ड बॉर्डर्स का वो एक ताल्लुक है, बल्कि अब मैं अगर अपनी मिसाल दूं कि मेरी जो ट्राइब है तो वो बॉर्डर के इस तरफ भी है और अफगानिस्तान में भी है। तो अक्सर जो यानी बलूचिस्तान में जो बॉर्डर पे ट्राइब्स हैं या कबायली इलाके में, तो वो तकरीबन बॉर्डर के जो दोनों जानिब हैं। तो एक यानी नस्ली ताल्लुक है, एक नजरियाती ताल्लुक है, दीन का एक रिश्ता है, और दूसरा ये कि खुद अफगान मुहाजिरीन बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तान में रहे, लाखों की तादाद में। तो मामलात को मैं आपका जो है ये एक नुक्ता जो है इस पे मैं आज थोड़ी सी बात करना जरूर चाहूंगा। और ये आपसे एक सवाल भी है टीपू साहब, ये अगर आप दोनों तरफ की बात करते हैं ना सर, तो बर्रे सगीर पाक व हिंद, और फिर जब ये तकसीम हुई थी तो उस वक्त जो है जूनागढ़ में भी लोग थे, यहाँ पे भी थे, और इसी तरीके से वहां पे भी लोग रह गए। तो यहाँ पे तो आज क्या हम हिंदुस्तान जो है उसके मौकिफ की तो तायद नहीं कर सकते कि वो एक टेररिज्म फैला रहा है, दहशतगर्दी फैला रहा है। इसी तरह बलूचिस्तान की बात करते हैं तो एक तरफ जो है नूरिस्तान से लेकर कंदहार तक अगर हम बात करें तो अचकजई भी हैं, गबेजई भी हैं, नूरजई भी हैं, दुरानी भी हैं, ये सारे ट्राइब मौजूद हैं, लेकिन उनके अपने डायनामिक्स हैं, उनके अपनी कल्चरल वैल्यूज हैं, उनके अपने मामलात हैं, और पाकिस्तान के अपने मामलात हैं। इस पर थोड़ी सी बात करना चाहूंगा आपसे। हाँ नहीं बिल्कुल, वो आपकी बात ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप अफगान हुकूमत या रियासत के मौक़िफ़ को हम लोग इंडोर्स करें। वो बात ये है कि इस तरह की जो कनेक्शंस होते हैं, जो इतनी क्लोज टाइज होती हैं, जो ब्लड रिलेशन, तो उसको यानी बजाय ये कि हम आप अच्छी तरह समझते हैं, हम जो पश्तो में कहते हैं कि तरपुरवली के उसके लिए इस्तेमाल नहीं होने चाहिए, बल्कि ताल्लुक बनाने के लिए इस्तेमाल होने चाहिए, ताकि मजीद ये टाइज जो है वो स्ट्रेंथन हो और दोनों ममालिक का फायदा हो उसमें। अब बॉर्डर ट्रेड, अब आपकी भी बात हुई होगी, मेरी भी बात होती है, जो पाक अफगान बॉर्डर ट्रेड में जो लोग इन्वॉल्व हैं, चाहे वो अफगान हो चाहे पाकिस्तानी हो, तो जब भी बॉर्डर बंद होता है तो वो दोनों जो हैं यानी वो सफ़र होते हैं, और उनका हमेशा से यही होता है कि ये बॉर्डर अगर इस तरह बंद होता रहा तो जो बायलैटरल ट्रेड है जिसका बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, तो वो चीज़ें ख़राब हो जाएंगी। तो मेरे ख्याल में जो पॉजिटिव चीज़ें हैं उस पर ज़्यादा तवज्जो मरकूज़ करनी चाहिए, ना कि मिलिटेंसी, दहशतगर्दी, इन मामलात पे। और दूसरा ये कि मामला चाहे जितने भी ख़राब क्यों ना हो, क्योंकि अफगानिस्तान का हमने माजी में भी एक तजुर्बा देखा है कई मौक़ों पे, बल्कि एक दफ़ा नहीं, कि अफगानिस्तान के साथ हमारे जो मामला ख़राब होते हैं तो थर्ड पार्टी आके उसको मज़ीद एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करती है। तो उस किसी थर्ड पार्टी को मौका नहीं मिलना चाहिए, एंगेजमेंट्स होनी चाहिए। एहसान टीपू, बहुत ही उम्दा आपने नुक्ता उठाया, आई रियली अप्रिशिएट के आपने यानी इस मसले का जो एक प्रॉपर हल है कि इन रिश्तों से फायदा उठाया जाए, ये दो तरफा जो लैंग्वेज है इसका फायदा उठाया जाए, इन वफूद को भेजा जाए, राइट चॉइस हो, जिनको पता हो कि अगवानी क्या है, पश्तो क्या है, पंशेरी क्या है, पर्शियन क्या है, उनसे डील कैसे किया जा सकता है, उनकी साइकी क्या है। ये बहुत आपने एहसानुल्लाह टीपू साहब बड़ा एक अहम नुक्ता उठाया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने पाकिस्तान टेलीविजन को वक्त दिया और बड़े अहम नुकात पे बात की। तारिक अजीज साहब बहुत अहम बात की, लेकिन दूसरी जानिब हम बात करते हैं हिंदुस्तान की जानिब से। जो हिंदुस्तान के फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने पाक चीन रिलेशन जो है उस पर सवाल उठाने की कोशिश की, उन्होंने दो तरफा ताल्लुकात में दरार डालने की कोशिश की।
हमारी शहद से मीठी, हिमालय से ऊंची और समंदरों से गहरी जो दोस्ती है उसमें दरार डालने की कोशिश की। तो आज दफ्तर खारजा ने भी उसकी वजाहत कर दी है कि कश्मीर पर भारतीय वजीर खारजा का जो बयान है वो यकतरफा इकदामात है। भारतीय गैर कानूनी मकबूजा जम्मू कश्मीर में हकीकत को तब्दील नहीं कर सकते। कश्मीरी अवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक ये मसला हल होगा। जवाब आ गया। बिल्कुल, ये बड़ा उन्होंने बड़ा वाज़ेह तौर पे जवाब दे दिया। चीन देखें, चीन ने जितना पाकिस्तान के लिए एक दोस्ती का जो सबूत दिया है, सी पैक हमने स्टार्ट किया नवाज शरीफ साहब के पहले दौर में, जो सी पैक 1 हुआ उस वक्त भी एक मखसूस जमात ने धरना दे कि शी जिनपिंग को का बगल एनी हाउ पे वो आ गया, सी पैक स्टार्ट हो गया, फ़ेज़ 1 हो गया, अब फ़ेज़ 2 स्टार्ट होने जा रहा है। तो इंडिया को हमेशा से बड़ी तकलीफ रहती है कि पाकिस्तान अपना, लेकिन हमारी जो गवादर की पोर्ट है वो ईरान से भी बड़ी है और इंडिया से भी बड़ी है। तो ये हमेशा जो गवादर और बलूचिस्तान जो होती है ना हमेशा दहशतगर्दी, उसकी बेसिक वजह यही होती है कि ये इंडिया ख़ास तौर पे चीन के साथ हमारा जितना एक जो है ये पार्टनरशिप स्ट्रेटेजिक है इसको पसंद नहीं किया जाता। इसके अलावा और भी आलमी कुव्वतें हैं आपको उसके बहुत पीछे हैं। और सबसे ज़्यादा जो सी पैक को या चीन के साथ हमारे ताल्लुकात को जो लोएस्ट लेवल पे गए हैं वो एक मखसूस सियासी जमात के बानी PTI जब वज़ीर-ए-आज़म थे तो पाक चीन ताल्लुकात की जो सतह थी वो सबसे कम तीन सतह थी हमारे जितने भी पिछले 75-76 साल 78 साल की हिस्ट्री। तारिक अजीज साहब बहुत शुक्रिया। नाज़रीन आपने गुफ्तगू सुनी। प्रोग्राम न्यूज़ नाइट का फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।